फ्यूजन पेज में 370 से भी ज़्यादा नोड्स हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम उनमें से कुछ ही नोड्स बार बार यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम उनमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड्स सीखने वाले हैं। वो नोड्स जो डेली हमें मोशन ग्राफिक्स, कंपोजिटिंग या VFX वर्कफ्लोज में काम आते हैं, और इनका कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। सिर्फ रियल वर्ल्ड यूजफुल नोड्स हैं जो प्रैक्टिकली हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पे यूज़ होते हैं। और इसका एक प्रीवियस पार्ट भी था जिसमें हमने ये सब कवर किया था। बट अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीटली स्टैंडअलोन है, यानी इसका कोई पिछली वीडियो से लिंक नहीं है। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड गेट दिस स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेनर ट्रैकर नोड से। इस नोड का काम सिर्फ मोशन फॉलो करना नहीं होता, ये फुटेज के फ्लैट सर्फेसेस को रीड करता है और उन पे ग्राफिक्स को नेचुरली स्टिक कर देता है। इस एग्जांपल पे हमारे पास में एक स्ट्रीट का शॉट है जहाँ पे हमें क्लियरली वॉल विजिबल है। सबसे पहले हम प्लेनर ट्रैकर नोड ऐड करते हैं एंड अब व्यूअर में उस सरफेस को हम डिफाइन कर लेते हैं जहाँ हमें ग्राफिक को अटैच करना है। कॉर्नर्स को रफली वॉल के एजेस के अराउंड हम प्लेस कर देते हैं। अब इंस्पेक्टर में जाके सबसे पहले हम ट्रैक फॉरवर्ड कर लेते हैं, देन हम ट्रैक बैकवर्ड कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा क्लिप ट्रैक हो जाए। ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद हम ऑपरेशन को कॉर्नर पिन पर सेट कर देते हैं एंड देन इस रेक्टेंगल को हम ट्रैक्ड एरिया पर अप्लाई कर लेंगे, यानी जिस एरिया को हमने सिलेक्ट किया था हम रफली उसी पे इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट प्लस या PNG ग्राफिक को प्लेनर ट्रैकर के ग्रीन इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वॉल के मोशन के साथ में स्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये सरफेस के पर्सपेक्टिव को भी फॉलो कर रहा है। इसलिए प्लेनर ट्रैकर सिर्फ ट्रैकिंग के नहीं बल्कि प्रॉपर सरफेस अटैचमेंट के लिए यूज होता है। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अप्लाई मोड्स भी हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई पे सेट कर दें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में इसमें वॉल का टेक्सचर भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट नोड है ड्रॉप शैडो। इस एग्जांपल में हम एक ट्रांसपेरेंट PNG लोगो यूज करते हैं जो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस्ड है। अब बिना ड्रॉप शैडो के लोगो टेक्निकली विजिबल तो है लेकिन विजुअली बैकग्राउंड से सेपरेट नहीं लग रहा। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड कर लें तो हमारे लोगो या इमेज के अराउंड एक डेप्थ ऐड हो जाएगी। इंस्पेक्टर में हम मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करते हैं। स्ट्रेंथ से हमारी शैडो की इंटेंसिटी, डिस्टेंस से हमारी शैडो का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और ब्लर से हम शैडो को ब्लर कर सकते हैं। और ड्रॉप एंगल के थ्रू हम इसकी शैडो का एंगल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक काम आती है। अगर हम डिस्टेंस को ज़्यादा पुश करने के बजाय हम उसे नियर जीरो कर दें, यानी मतलब ऑलमोस्ट जीरो कर दें, या फिर हम जीरो भी कर सकते हैं और हम ब्लर से सॉफ्टनेस को ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट विजुअली काफ़ी क्लीन और प्लीजिंग लगता है। और हमारे ड्रॉप शैडो नोड का मेन गोल इज विजुअल सेपरेशन एंड रीडेबिलिटी, और साथ में हमारे विजुअल्स में एक डेप्थ ऐड करना। अब हम आते हैं एज डिटेक्ट नोड पर। इस नोड का बेसिक काम ये होता है कि इमेज के अंदर जितने भी एजेस हैं, यानी जहाँ पे भी हमारे कॉन्ट्रास्ट और डिटेल होती है, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। और इंस्पेक्टर के अंदर हमें एज डिटेक्ट के 2 मेन मोड्स दिखते हैं। द फर्स्ट इज RGB एजेस। इस मोड में हमारी जो एजेस डिटेक्ट होती हैं वो हमारी इमेज के ओरिजिनल RGB कलर्स को इंटैक्ट रखती हैं। ये तब यूजफुल होता है जब हम स्टाइलाइज्ड एज लुक क्रिएट करना चाहें और इसमें हम हमारी इमेज के कलर इन्फॉर्मेशन को लूज नहीं कर रहे। द सेकंड मोड इज ग्रे स्केल एजेस। इसमें हमारी एजेस ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हैं, बट इसमें यहाँ पे हम किसी भी कलर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोड ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम एजेस को एक ग्राफिक ओवरले की तरह यूज करना चाहें। और एज का लुक कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेन पैरामीटर्स यूज करते हैं। एज वेट से हमारी एज की थिकनेस चेंज होती है। ब्राइटनेस से हमारी एज कितनी स्ट्रॉन्ग दिखेगी वो डिफाइन करता है। गामा एज का कंट्रास्ट और फॉल ऑफ को डिफाइन करता है। और ब्लर के थ्रू हम अपनी एजेस को सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। और इन वैल्यूज को ट्वीक करके हम सटल से काफ़ी स्टाइलाइज्ड लुक क्रिएट कर सकते हैं। इन सब पैरामीटर्स को की फ्रेम करके हम एज डिटेक्ट के साथ में काफ़ी डोप और स्टाइलाइज्ड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम एज विड्थ, ब्राइटनेस, गामा, इन सब को हम की फ्रेम भी कर सकते हैं। देन ये सब टाइम के साथ में इवॉल्व होंगे। यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम इसकी ब्लेंड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसको भी हम की फ्रेम करके एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं बेसिकली। और अगर हमें एजेस को डायरेक्टली मेन फुटेज के ऊपर ऐड करना हो तो हम सिंपली एज मास्क ओवरले चेक बॉक्स को एनेबल कर देंगे, जिससे हमारी एजेस फुटेज के ऊपर ओवरले हो जाएंगी और इसके थ्रू हम काफ़ी स्टाइलाइज्ड ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन हिट दैट लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। देन द नेक्स्ट नोड इज फास्ट नॉइज। फास्ट नॉइज एक प्रोसीजरल नोड है। इसका मतलब ये कि ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है और इसको बिना मैनुअली की फ्रेम करके भी हम इसको कंटिन्यूअसली एनिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंस्पेक्टर में स्केल पैरामीटर से डिटेल को कंट्रोल कर सकते हैं। लो स्केल पे नॉइज ज़्यादा लार्ज और सॉफ्ट रहता है और हाई स्केल पे नॉइज ज़्यादा फाइन और डिटेल हो जाता है। और मोशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सीध और सीध रेट यूज़ करते हैं। सीध हमें एक फिक्स्ड ऑफसेट देता है और सीध रेट को अगर हम ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली उसको एनिमेट कर देता है और हमारी नॉइज ऑटोमेटिकली इवॉल्व करती रहेगी, यानी एनिमेट होते रहेगी बिना किसी की फ्रेम लगाए। इसलिए हम फास्ट नॉइज को कॉमनली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट्स यूज़ करने हो, जैसे हम क्लाउड्स, फॉग या मिस्ट
या स्टाइलाइज्ड फायर या वाटर सरफेस मोशन के लिए हम फास्ट नॉइज को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से फास्ट नॉइज नेचुरली रीड करता है हमारे नेक्स्ट नोड पे डिस्प्लेस। इसको अगर हम ऐड करें तो ये अपने आप से कुछ नहीं करता, इट रिक्वायर्स एन इनपुट टू डू चेंजेस, यानी इसका लुक हमेशा इनपुट डिसाइड करता है। इस एग्जांपल में हम फास्ट नॉइज को ही डिस्प्लेस के इनपुट में अगर फीड कर देते हैं, इंस्पेक्टर पैनल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेस के 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज रेडियल यानी सर्कुलर एंड द सेकंड इज XY यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और ये बेसिकली सेमी कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे रेडियल में हमें सेंटर एंड ऑफसेट यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, वेयर एज इन X एंड Y हम यहाँ पे डायरेक्टली X ऑफसेट, X रिफ्रैक्शन एंड Y ऑफसेट एंड Y रिफ्रैक्शन के इंडिपेंडेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे रेडियल वापस देखते हैं। तो ऑफसेट से हम डिस्टॉर्शन को थोड़ा शिफ्ट या एनिमेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इंटेंसिटी है, यानी इसको हम जितना भी इंक्रीज करेंगे हमारा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पे हम सटल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो हमारा मोशन ऑर्गेनिक लगता है। जैसे बहुत गर्मी में हमारे रोड के ऊपर हीट वेव्स बनती हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम अंडर वाटर डिस्टॉर्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आवर डिस्प्लेस नोड। एंड बाय द वे यही सिर्फ फास्ट नॉइज के साथ में काम नहीं करता। यहाँ पे अगर सपोज हम एक एलिप्स मास्क क्रिएट करें एंड इसको हम एक बैकग्राउंड में ऐड करें और इस बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, देन अगर इसको हम डिस्प्लेस नोड से कनेक्ट करें, देन वी कैन सी अगर यहाँ पे हम अपने रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, देन वी कैन सी बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप की लुक क्रिएट हो चुकी है। लाइट पावर, लाइट एंगल और स्प्रेड रिफ्रैक्शन के साथ लाइट स्टाइल हाइलाइट्स ऐड कर देते हैं जो मैग्नीफाइंग या ग्लास टाइप लुक देता है। और यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं लाइट पावर को इंक्रीज करने से क्या होता है, लाइट एंगल को इंक्रीज करने से क्या होता है एंड स्प्रेड को चेंज करने से क्या होता है। और इस एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि डिस्प्ले सिर्फ ग्लिच इफेक्ट्स के लिए नहीं, ऑप्टिकल और रिफ्रैक्शन स्टाइल इफेक्ट्स के लिए भी यूज होता है। और इसी नोड को यूज करके हम एप्पल की ग्लास UI स्टाइल एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी आने वाली है। देन द नेक्स्ट नोड इज ग्रिड वॉट। अभी तक हमने जो डिस्टॉर्शन देखा डिस्प्लेस नोड, वो बेसिकली इनपुट ड्रिवन होता है, बट ग्रिड वॉट का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ हम डिस्टॉर्शन को मैनुअली कंट्रोल करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इस एग्जांपल में हम एक विंकिंग एनिमेशन यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टैटिक इमेज है। इंस्पेक्टर में जाके हम अपने X ग्रिड साइज एंड Y ग्रिड साइज को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ग्रिड हमारा थोड़ा डेंसर हो जाए, यानी हमारे पास स्मॉलर ग्रिड साइज बन जाए और हमें बेटर कंट्रोल मिले। देन हम फ्रेम 20 एंड 40 पे मेश एनिमेशन पर की फ्रेम कर देते हैं। एंड देन अब हम 30 फ्रेम पर जाते हैं एंड हम यहाँ पे अपने आई के अराउंड अपर एंड लोअर पोर्शन को स्लाइटली पुल कर देते हैं ताकि एक विंक एनिमेशन क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हमें मैग्नेट टाइप पे सिलेक्टेड रीजन और मैग्नेटिक ऑप्शंस मिलते हैं। सिलेक्टेड में हम एक सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको वॉर्प कर सकते हैं। सिलेक्टेड में हमें यहाँ पे स्प्लाइंस भी मिलते हैं जिससे हम स्मूथ आउट कर सकते हैं इसको। एंड अगर हम यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करें देन ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही वर्क करेगा। एंड मैग्नेटिक से हम सिलेक्टेड रीजन्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ वी लाइक। और मैग्नेट स्ट्रेंथ से अगर हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करें देन बेसिकली हम कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं हम उससे एज सर्कल देख सकते हैं। एंड देन हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये वहाँ से वॉप हो जाएगी। और सिमिलरली हम ग्रिड वॉप से स्टैटिक PNG इमेजेस या ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशंस इन सबको एनिमेट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट नोड इज डुप्लीकेट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सेटअप बना लेते हैं। हम एक टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लेते हैं और इसका एक स्मॉल एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। 20 फ्रेम पे जाके इसकी सेंटर वैल्यूज को हम की फ्रेम कर लेते हैं। देन 40 फ्रेम पर इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं एंड देन 60 फ्रेम पर इसको बैक टू सेंटर कर देते हैं। जैसे हम इसके बाद डुप्लीकेट नोड कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉपीज के थ्रू कितनी कॉपीज क्रिएट करनी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 तक जाता है, बट अगर यहाँ पे हम कोई नंबर टाइप इन करें देन उतनी नंबर ऑफ कॉपीज हमारी क्रिएट हो जाएंगी। देन द नेक्स्ट इज टाइम ऑफसेट। टाइम ऑफसेट के थ्रू हम किसी भी की फ्रेम्ड एनिमेशन की ये टाइम ऑफसेट करेगा। मतलब हमारी जैसे ये 20 से स्टार्ट हो रही थी, अगर इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर दें देन हमारी सब्सिक्वेंट यानी जो बाकी डुप्लीकेट्स हैं उनके बीच में थोड़ा टाइम का ऑफसेट हो रहा है। और यहाँ पे सेंटर X एंड Y की वैल्यूज से हम इन कॉपीज को कहाँ पे प्लेस करना है उसको सेट कर सकते हैं। और अगर हमें इसका एंगल चेंज करना है तो हम पिवट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि इसका एंकर पॉइंट क्या होगा। और साइज के थ्रू हम हमारी डुप्लीकेट्स के साइज को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉपीज़ में 1 2 3 के बजाय कोई पॉइंट में नंबर यूज़ करें तो हमारे एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव का बिहेवियर हमें ईजिली दिख जाएगा। और इसको यूज़ करके हम स्मूथ मोशन ग्राफिक्स के पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जिटर बेसिकली एक रैंडमाइज काइंड ऑफ टैब है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी डुप्लीकेट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो कि डिफरेंट डुप्लीकेट्स पे डिफरेंट वैल्यूज को अप्लाई कर देगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल।
अब हम देखते हैं टाइम स्ट्रेचर नोड को। इस नोड का कोर कंट्रोल होता है, हम इससे ये डिफाइन करते हैं कि हमारे टाइमलाइन के हर फ्रेम पर सोर्स क्लिप का, यानी जो हमने इस पे कनेक्ट किया है उसका कौन सा फ्रेम प्ले होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम फ्रेम 0 पर इसका सोर्स टाइम 0 को की फ्रेम करें एंड देन फ्रेम 200 पर इसका सोर्स टाइम 200 कर दें, देन हमारा क्लिप नॉर्मली प्ले होगा। बट अगर हम बीच में सोर्स टाइम को की फ्रेम करें और सेम वैल्यू को रिपीट करें तो हमारा फ्रीज फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यू को रिवर्स कर दें तो रिवर्स प्लेबैक हो जाएगा, या स्लो या फास्ट करने के लिए भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लास्ट नोड में जाके इसको 100 कर दें तो अब ये स्लो हो गई है बाय हाफ, एंड अगर इसको हम 400 कर दें तो ये बेसिकली 2 टाइम्स स्पीड पे चलने लग जाएगी। और इस तरह टाइम स्पीड से हम स्पीड नहीं टाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें इंटरपोलेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नियरेस्ट हमारे नियरेस्ट फ्रेम को ढूंढेगा, ब्लेंड हमारी बेसिक स्मूथिंग क्रिएट करेगा, और फ्लो तभी काम करता है जब हम इससे पहले एक ऑप्टिकल फ्लो नोड को ऐड करें। बिना ऑप्टिकल फ्लो के हमारा फ्लो नोड अफेक्ट ही नहीं करेगा। एंड दिस इज सिमिलर टू अगर हम टाइमलाइन पे जाएं एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में किसी क्लिप को सिलेक्ट करें, देन हमारे पास में रीटाइम प्रोसेस में जो ये ऑप्शन है नियरेस्ट, फ्रेम ब्लेंड एंड ऑप्टिकल फ्लो, इन्हीं की तरह बेसिकली हमारे फ्यूजन में वो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। मीनिंग टाइम स्ट्रेचर नोड हमारा तब यूज होता है जब हमें फ्रीज, रिवर्स या क्रिएटिव रीटाइमिंग फ्यूजन के अंदर ही क्रिएट करना हो। देन द नेक्स्ट नोड इज लूमा कीयर। लूमा कीयर हमारा तब काम आता है जब हमारा कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इस एग्जांपल में हम एक स्मोक ओवरले यूज कर रहे हैं। स्मोक ओवरलेस में यूजुअली बैकग्राउंड ब्लैक होता है और हमारा स्मोक ब्राइट होती है, तो लूमा कीयर से हम इजीली ब्लैक या वाइट एरियाज को आइसोलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ब्राइटनेस। इंस्पेक्टर पैनल में जाके हम हाई और लो वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं ताकि हमें एक क्लीन मैट मिल जाए। और बाय द वे इससे हम एक क्रिएटिव ट्रांजिशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 फुटेजेस हैं, फुटेज 1 को मैं यहाँ पे लेफ्ट व्यू में देख लेता हूँ एंड फुटेज 2 हमें ऑलरेडी राइट व्यू में दिख रही है एज मीडिया आउट। अब यहाँ पे अगर हम फुटेज 2 को यहाँ पे ट्रांजिशन कराना चाहें तो यहाँ पे साइड में हम लूमा कीयर को ऐड कर लेते हैं एंड अपने मीडिया इन 2 को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लूमा कीयर को लेफ्ट व्यू में देखें एंड यहाँ पे हम कुछ ऐसी सिलेक्शन कर देते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लो को डिक्रीज कर देते हैं एंड इसको की फ्रेम कर लेंगे एट द फ्रेम वेयर वी वुड लाइक टू ट्रांजिशन, एंड थोड़े फ्रेम्स बाद में जब ट्रांजिशन की एंडिंग होनी हो देन हम यहाँ पे इसको की फ्रेम करके इंक्रीज कर लेंगे एंड अपने हाई को डिक्रीज कर लेंगे। तो हमारा कुछ ट्रांजिशन क्रिएट हो गया यूजिंग द लूमा चैनल। एंड दैट्स वाई लूमा कीयर ग्राफिक ट्रांजिशंस, ओवरलेज और स्टाइलाइज्ड इफेक्ट्स के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट नोड आता है डेल्टा कीयर। डेल्टा कीयर यूज होता है कलर बेस्ड कीइंग के लिए। जैसे अगर हमें ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन को रिमूव करना हो देन वी यूज आर डेल्टा कीयर। सबसे पहले हम फुटेज को डेल्टा कीयर नोड में फीड करते हैं एंड इंस्पेक्टर पैनल में जाके हम अपने आई ड्रॉपर से बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जैसे ही सिलेक्ट करेंगे डेल्टा कीयर बैकग्राउंड को आइसोलेट करके सब्जेक्ट को सेपरेट कर देता है, यानी हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और की को और क्लीन बनाने के लिए हम मैट टैब में जाके लो और हाई थ्रेशोल्ड से मैट को प्रॉपर्ली क्लैम्प कर सकते हैं ताकि हमारे ब्लैक्स प्योर ब्लैक हो और वाइट्स प्योर वाइट। क्विक क्लीनअप के लिए क्लीन फोरग्राउंड और क्लीन बैकग्राउंड कंट्रोल्स भी मिलते हैं, और एजेस को रिफाइन करने के लिए बाद में एरोड डायलेट हम यूज करते हैं। सिंपल आइडिया ये है कि जब बैकग्राउंड एक सॉलिड कलर हो तो डेल्टा कीयर फास्टेस्ट और क्लीनेस्ट सेपरेशन क्रिएट करता है। एंड लास्ट में आता है हमारा बोनस नोड एरोड डायलेट। ये नोड मोस्टली मैट्स और कीज को क्लीन करने के लिए यूज होता है। अगर की थोड़ा लूज लग रहा है या एजेस सॉफ्ट या स्प्रेड हो रहे हो तो लेफ्ट यानी एरोड से मैट को टाइटन कर सकते हैं, और अगर हमारा मैट थोड़ा छोटा पड़ रहा है देन हम यहाँ पे डायलेट यूज करके उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस नोड का यूज बेसिकली हम लूमा कीयर और डेल्टा कीयर के बाद में करते हैं ताकि हमारी रफ एजेस क्लीन हो जाएं। बट ऑल्सो एरोड डायलेट सिर्फ कीइंग के लिए यूज नहीं होता, हम इससे ट्रांसपेरेंट PNGs और ग्राफिक्स के साथ भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम PNG को बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस कर दें देन साइड में हम एक बैकग्राउंड नोड ऐड करते हैं और हमारे मीडिया इनको उससे कनेक्ट कर लेते हैं। देन बैकग्राउंड के बाद में हम एरोड डायलेट नोड यूज करते हैं एंड इसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। देन हम इसके आउटपुट को हमारे ओरिजिनल मीडिया इन के साथ में मर्ज कर देते हैं। एंड देन सिंस ये ऑन टॉप आ रहा है तो हम इसको स्वैप कर लेंगे ताकि ये उसके नीचे चले जाए। तो हम देख सकते हैं कि एक आउटलाइन स्टाइल इफेक्ट क्रिएट हो गया है। एंड अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड नोड पे जाएं तो इससे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये थे 11 इंपॉर्टेंट फ्यूजन नोड्स जो हमें डेली कंपोजिटिंग, मोशन ग्राफिक्स और VFX वर्कफ्लोज में यूज होते हैं। हर नोड का एक क्लियर रोल होता है और इनको सही जगह पे यूज करने से हम फ्यूजन में कुछ क्रेजी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और DaVinci Resolve में और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Peace. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no.